नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड्स भी बोला जाता है, जिसे बवासीर भी बोला जाता है। आज हम जाने कि पाइल्स आखिर होता क्या है, पाइल्स होने के कारण क्या होते हैं, पाइल्स कितने प्रकार का होता है और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ बेस्ट है। हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जिनसे आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलना शुरू होगा। पहले दिन से आपका दर्द हो, जलन हो, वो कम हो जाएगी। 2-3 दिन में आपका ब्लीडिंग भी बंद होगा और 1 हफ्ते के अंदर आपका पाइल्स भी कम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको पाइल्स का एक ऐसा कारण बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ही वो आपको सर्च करके मिलेगा। और मैं जो आपको कारण बताने वाला हूँ, इसका अगर आप तोड़ निकाल लेते हो, इसे अगर आप रेक्टिफाई कर लेते हो, तो आपके पाइल्स को जल्दी ठीक होने में तो मदद मिलेगी ही, लेकिन साथ में इसी चीज़ की वजह से आप भविष्य में भी कम बीमार होंगे। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइल्स आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारे एनस में या शौच की जगह, चाहे जो आप इसे कहिए, या मल द्वार कहिए, हमारे एनस में एक लाइन होती है जिसे पेक्टिनेट लाइन बोला जाता है या डेंटेट लाइन बोला जाता है। इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे नसों का जाल होता है, नेटवर्क होता है। ये नसें हमारे शरीर के निचले भाग से दिल की ओर खून पहुंचाने का काम करते हैं। इस नेटवर्क में जो नसें होती है वो अगर आकार में बढ़ जाए तो ये नसें हमारे एनस के बाहर आना शुरुआत हो जाता है, बाहर आ जाती है। इसे ही पाइल्स, हेमोरॉइड्स या बवासीर कहा जाता है। दोस्तों, तो अब आपको पता चल गया कि आखिर पाइल्स होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाइल्स होने के कारण क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे, कॉजेस क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है पाइल्स होने के लिए, वो है पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ना। क्योंकि क्या होता है कि पेट के अंदर का प्रेशर जब बढ़ता है तो जो नसें हमारे शरीर के निचले भाग से खून को ऊपर पहुंचाती है, उन पर दबाव बढ़ जाता है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो इस दबाव को बढ़ाते हैं, पेट के अंदर के प्रेशर को बढ़ाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जियत। अगर आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, कब्जियत चल रही है, कब्ज है, आपको स्टूल रेगुलर नहीं होती, जब आप स्टूल जाते हो तो आपको हार्ड स्टूल होती है, सख्त स्टूल होती है, अगर आपको टॉयलेट पास करते टाइम, स्टूल पास करते टाइम अगर आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इसकी वजह से पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आपको लंबे समय से खांसी है तो भी इसकी वजह से पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है गर्भावस्था या प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा जो एब्डोमेन है उसका आकार भी बढ़ जाता है, उसमें जो कंटेंट है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड है, जो गर्भ बढ़ रहा है, वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पेट का आकार और उसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पाइल्स का प्रॉब्लम होता है वो डिलीवरी के बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में
अगर कोई और फैक्टर उसमें जुड़ जाए पाइल्स कायम रहने का, तो वो कायम भी रह सकता है। अगला रीज़न है मोटापा। सेम मैकेनिज्म कि अगर वेट ज़्यादा है, पेट का मास ज़्यादा है, तो आपके रेक्टम पे प्रेशर आएगा, आपकी नसें जो ऊपर खून पहुंचा रही है उनको दिक्कत होगी, तो खून रुकेगा या कम स्पीड से बहेगा, तो ये नसें फूल जाएंगी। नेक्स्ट उसका रीज़न है वो है हेवी लिफ्टिंग। हेवी लिफ्टिंग मतलब क्या कि अगर आपका काम वज़न उठाने का है, या फिर आप जिम जाते हो, या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपको बार बार वज़न उठाते रहने की ज़रूरत पड़ती है, तो भी आपको आपके पेट का प्रेशर बढ़ता है और आप पाइल्स के लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है, आपके लिए ये रिस्क फैक्टर बन सकता है। इन सभी कारणों की वजह से पेट का प्रेशर बढ़ जाता है और ये जो नसें खून ऊपर पहुंचाती है, उनको उन नसों में खून जो होता है उसको ऊपर पुश करने के लिए कोई एक्टिव मैकेनिज्म नहीं होती। जैसे हमारा दिल ऊपर से नीचे ब्लड को पुश करता है, वैसे नीचे से ऊपर ब्लड को पुश करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होती। इन नसों में वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व के ऊपर अगर खून चला गया, वो वॉल्व बंद हो जाता है, तो वो नीचे नहीं आ पाता। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो ये वॉल्व वीक हो जाते हैं और खून नीचे रिजना शुरू होता है या जमना शुरू होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो वेसल जो है, रेक्टल वेन जो है, वो एनलार्ज हो जाती है। इसे ही बोला जाता है पाइल्स। ओके, अब आपको पता चल गया है कि पाइल्स होने के कारण क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है। अब हम जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें 2 टाइप। उसमें पहला है इंटरनल पाइल्स या अंदरूनी पाइल्स। मैंने जो आपको पहले बोला था कि एनस में डेंटेड लाइन होती है, उसके ऊपर का अगर प्लेक्सस यानी उसके ऊपर का अगर नसों का जाल, वहाँ की अगर नसें फूल रही है, बढ़ रही है, तो उसे इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। आसान भाषा में अगर बोले तो ऐसे पाइल्स जो बढ़े हुए हैं लेकिन एनस के बाहर नहीं आए हैं। उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट प्रकार होता है एक्सटर्नल पाइल्स। ऐसे पाइल्स जो डेंटेड लाइन के नीचे वाले नेटवर्क से बनते हैं। कॉमन लैंग्वेज में पाइल्स जो इतने बढ़ गए हैं कि एनस के बाहर आ जाते हैं। आप जब टॉयलेट साफ करोगे तो आपको वो फील होंगे। अगर डॉक्टर आपका ऑब्जर्व करते हैं तो उनको वो डायरेक्टली दिखने विजिबल जो होते हैं, ऐसे पाइल्स, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। उसके बाद होता है ब्लाइंड पाइल्स। ब्लाइंड पाइल्स मतलब क्या, जिसमें पाइल्स बहुत बढ़ जाता है लेकिन उसमें से खून नहीं आता। नेक्स्ट है ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स जैसे नेम सजेस्ट करता है कि इसमें से खून आता है। आप जब शौच के लिए जाते हो, शौच के बाद या शौच के साथ आपको अगर खून दिखता है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है, तो उसे बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। और 3 प्रकार है पाइल्स के। जो पाइल्स जो कुछ पोजीशंस होती है पाइल्स होने की, वही कॉमनली देखी जाती है। उन्हीं लोकेशंस पे ये पाइल्स बनते हैं। इसमें पहला है 11 o'clock पोजीशन, दूसरा है 3 o'clock पोजीशन और तीसरा है 7 o'clock पोजीशन। तो हमें प्रकार तो पता चल गए। अब हम देखते हैं कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंटरनल पाइल्स है या अंदरूनी पाइल्स है तो उसमें ज़्यादातर दर्द नहीं होता, क्योंकि डेंटेड लाइन के ऊपर का जो सेक्शन है, एनस में जो डेंटेड लाइन होती है, उसके ऊपर का जो प्लेक्सस होता है वो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, तो उसमें एक जगह पे पेन नहीं होता या आपको पेन लगेगा नहीं। लेकिन आपको जो स्टूल होनी है, मोशन जो होना है, वो होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि पूरा मोशन नहीं हुआ है,
अभी भी पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता हुआ है, पेट पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, आपका जो एनस है, एनस की जो जगह है वो आपको भरी भरी सी लगेगी। इसका एक और सिम्टम है अंदरूनी पाइल्स का या इंटरनल पाइल्स का, वो है कि शौच के बाद म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, बलगम आ सकता है। दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स। अगर आपको बाहरी पाइल्स है, जैसे नेम सजेस्ट करता है कि जो दिखता है, जिसे आप छू सकते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स अगर आपको है तो ऐसे पाइल्स बहुत दर्दनाक हो सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये तब ज़्यादा और दर्दनाक हो जाते हैं जब ये फूल भी जाते हैं और साथ ही खून रुकने की वजह से उनमें थ्रॉम्बस बन जाता है, मतलब गुठलियाँ बन जाती है खून की। और जब भी हमारे शरीर में किसी भी एरिया में, किसी भी नस में खून की गुठली बन जाती है, वो खून ब्लॉक हो जाती है, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन ये विदिन 1 वीक रिजॉल्व भी हो जाता है, गुठली निकल भी जाती है, लेकिन उसी दौरान दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है यानी खूनी बवासीर है लंबे समय से, तो आपको खून में ब्लड दिख सकता है, अपने शौच में ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा। कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं, कुछ एडवांस केसेस होते हैं, उनमें तो खून की धार भी लग सकती है ब्राइट रेड कलर की। नेक्स्ट उसका सिम्टम है, आपका जो एनस है वहाँ वो रॉ हो जाता है, सोर हो जाता है, मतलब क्या, लाल हो जाता है। उसमें अगर धक्का भी लग जाए तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। शौच के बाद एनस में खुजली होना भी आम बात है। अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स नहीं भी है तो भी कुछ लोगों को एनस रीजन में, एनल रीजन में खुजली होते रहती है। ये भी एक सिम्टम है पाइल्स का। कुछ लोगों को टॉयलेट पास करने के बाद ब्लीडिंग हो या ना हो, लेकिन बहुत समय तक, लंबे समय तक उनको दर्द या जलन चलते रहती है। आप एक जगह पे बैठ नहीं जाते, आपको शौच जाने से भी डर लगता है। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो इवन खाना कम कर देते हैं ताकि उनको शौच जाने की, स्टूल को लिए जाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। इतना वो दर्द होता है उनको और इतना उनके मन में वो डर बैठ जाता है। अगर आपको लंबे समय से पाइल्स है तो उसकी वजह से एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, वो है आपका जो शौच पे कंट्रोल होता है, जो मोशन पे आपका कंट्रोल होता है, वो कम होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि शौच लगते ही आपको भागना पड़ता है। आप शौच, स्टूल, मोशन, चाहे जो आप कह लें, वो आप ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। ओके। साथ ही शौच के बाद या आपको पहले कभी कभी, लेकिन बाद में हमेशा, बहुत लोगों में देखा जाता है कि उनको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे सुइयाँ चुभ रही है, प्रिकिंग पेन जिसको बोलते हैं, सुइयाँ चुभने जैसा सेंसेशन या फीलिंग लोगों को होता है। ये तो हो गई सिम्टम्स की बात, प्रकार की बात, कारण की बात। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए बेस्ट आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा होम्योपैथिक दवाई का। तो मैं सबसे पहले आपको सारी दवाइयों के नाम बता देता हूँ, फिर आपके सिम्टम के हिसाब से मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा। जो कॉम्बिनेशन या जो ग्रुप ऑफ सिम्टम आपको बिलोंग करता है, आपका सिम्टम मैच करता है, वो कॉम्बिनेशन आप यूज़ करिए। तो पहले मैं आपको सारी दवाइयों के नाम बता देता हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है वो है एसिड नाइट्रिकम 30 या नाइट्रिक एसिड 30। ये दवाई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे केसेस में, और ये दवाई हमारे सारी कॉम्बिनेशन में कॉमन रहेगी। ओके। नेक्स्ट दवाई है हेमेमालिस 30। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट दवा है। ब्लीडिंग पाइल्स या किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखा सकती है। ये भी हमारे सारे कॉम्बिनेशंस में कॉमन रहेगी।
तीसरी दवाई है सल्फर 30। चौथी दवाई है नक्स वोमिका 6 पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी भी आप ले सकते हैं अगर 6 अवेलेबल नहीं हो। नेक्स्ट दवाई है आर्सेनिक आल्ब 30। उसके बाद छठी दवाई है फॉस्फोरस 30। उसके बाद सातवीं दवाई है एलोज सोकोट्राइन, एलोज जिसे पॉपुलरली बोला जाता है। ये भी पाइल्स के लिए बहुत फेमस रेमेडी है, खासकर ऐसे पाइल्स में जहाँ बहुत सारे पाइल्स है, जैसे गुच्छा बन गया हो, ऐसे पाइल्स के लिए ये बहुत फेमस दवा है, बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवाई है कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया ऐसे पाइल्स के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे लोगों को लगता है कि एनस में कुछ चुभ रहा है, जैसे कोई स्टिक हो, जैसे कोई छोटी सी नुकीली चीज़ है जो वहाँ पे प्रिक कर रही है, चुभ रही है। उसके बाद है एफपी टैब। एफपी टैब भी हमारे सारे कॉम्बिनेशंस में कॉमन रहेगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रीटमेंट प्लान की ओर। आपको जो मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कुछ दवाइयाँ नहीं रहेगी, हर कॉम्बिनेशन में अलग दवाइयाँ रहेगी, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन में अलग सिम्टम्स रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करें या पॉज करें, और साथ ही ये सारा जो ट्रीटमेंट प्लान है, दवाई लेने की विधि है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन की मैं आपको बताऊंगा वो है, अगर आपको पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग पाइल्स अगर आपको है, बहुत ज़्यादा दर्द है और बहुत ज़्यादा अगर आपको जलन है, तो उसके लिए इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एसिड नाइट्रिकम 30 दिन में 3 बार, 2 बूंद या 5 गोलियां 7 दिन के लिए। याद रखिए, आप ये दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई है, या तो आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं या गोलियों के फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो आपको 15 ml की छोटी बॉटल मिल जाएगी जिसमें लिक्विड आएगा क्लियर कलर का, या फिर 30 ml की बॉटल आपको मिल जाएगी। अगर आप गोलियों में लेना चाहते हैं या गोलियों में ही अवेलेबल है, तो आप अपने फार्मासिस्ट को बोल सकते हैं कि मुझे 1 ड्राम या 2 ड्राम की बॉटल 30 नंबर के ग्लोबल्स में ये दवाई बना के दीजिए। आपको मैं पिक्चर देने वाला हूँ, वो पिक्चर आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा बॉटल्स की साइज़ का, गोलियों की साइज़ का। ओके, सो पहला कॉम्बिनेशन है, अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा जलन है, उसके लिए उसमें पहली दवाई है एसिड नाइट्रिकम 30, 5 गोली या 2 बूंद दिन में 3 बार 7 दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट दवाई है हेमेमेलिस 30। ये भी आपको 5 गोलियां या 2 बूंद लेने हैं दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए। साथ ही आपको लेना है आर्सेनिक आल्ब 30। ये आपको SOS लेना है, मतलब क्या कि जब आपको जलन ज़्यादा हो। ओके, SOS आप 5 गोली या 2 बूंद जब भी आपको ज़रूरत पड़े ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स के साथ बहुत खुजली हो रही है एनस में, उसके लिए इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एसिड नाइट्रिकम 30, 5 गोली या 2 बूंद दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए। उसके बाद हेमेमेलिस 30, 2 बूंद या 5 गोली दिन में 3 बार 7 दिन के लिए। हम इसमें ऐड करेंगे खुजली के लिए सल्फर 30 SOS। जब भी आपको ज़्यादा तकलीफ हो तब आप 5 गोली या 2 बूंद सल्फर की ले सकते हैं। उसके बाद FP टैब।
जो मैंने पहला कॉम्बिनेशन बोला था उसमें भी मैं बोलना भूल गया कि आपको पहले कॉम्बिनेशन में भी FP टैब लेना है, 2 या 3 गोली 3 बार दिन में। ये जो सेकंड कॉम्बिनेशन है इसमें भी आपको FP टैब ऐड करना है, 2 गोली या 3 गोली दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है उन लोगों के लिए जिनको बहुत हार्ड स्टूल होती है, एनल एरिया में या शौच के बाद बहुत ज़्यादा चुभन या प्रिकिंग सेंसेशन होता है, ऐसे लोगों के लिए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एसिड नाइट्रिकम 30 दिन में 3 बार 7 दिन के लिए, 5 गोली या 2 बूंद। उसके बाद है हेमेमेलिस 30 दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए, 2 बूंद या 5 गोली। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे इस कॉम्बिनेशन में कॉलिनसोनिया 30। कॉलिनसोनिया 30 आप तब यूज़ करोगे, SOS यूज़ करोगे, यानी जब ज़रूरत हो तब यूज़ करोगे, 5 गोली या 2 बूंद। उसके बाद है FP टैब, 2 या 3 गोली दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको ब्लीडिंग तो नहीं है, फिर भी हमेशा आपको लगता है जैसे मोशन पूरी तरह हुई नहीं है, पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, पेट भरा भरा सा लगता है, एनस की जगह भरी भरी सी लगती है। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एसिड नाइट्रिकम 30 दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए, 2 बूंद या 5 गोलियाँ। हेमेमेलिस 30 दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए, 2 बूंद या 5 गोलियाँ। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे नक्स वोमिका 6। नक्स वोमिका 6 ये आपको बस रात में लेनी है। नक्स वोमिका आपका जो डाइजेशन है उसको रेगुलर कर देगी। आपका जो पेट का गड़बड़ी है या टाइमली स्टूल नहीं आना है उसको नक्स वोमिका रेक्टिफाई करेगी। तो आपको नक्स वोमिका बस रात को सोते समय लेना है 6 पोटेंसी एक ही बार। उसके बाद है FP टैब। FP टैब भी आपको 2 या 3 गोली दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है उन लोगों के लिए अगर आपको ब्लीडिंग नहीं है बट जलन है बहुत ज़्यादा, अगर आपको जलन है, दर्द है, ऐसे लोगों के लिए इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एसिड नाइट्रिकम 30 दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए, 2 बूंद या 5 गोलियाँ। हेमेमेलिस 30 दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए, 2 बूंद या 5 गोलियाँ। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फॉस्फोरस 30 और आर्सेनिक आल्प 30। ये दोनों आपको SOS लेना है, मतलब जब ज़्यादा जलन है, जब ज़्यादा दर्द है तब आपको लेना है SOS। जब ज़रूरत हो तब 5 गोली या 2 बूंद। उसके बाद इस कॉम्बिनेशन में है नक्स वोमिका 6 रात को सोते समय 5 गोली या 2 बूंद। उसके बाद है FP टैब दिन में 2 या 3 गोली दिन में 3 बार। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है अगर आपका पाइल्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, उसके लिए एसिड नाइट्रिकम 30 हेमेमेलिस 30 दोनों दिन में 3 बार 7 दिन के लिए, 5 गोलियां या 2 बूंद। उसके बाद है स्टैफिसैग्रिया 30, ये आपको दिन में एक ही बार लेनी है 7 दिनों के लिए, 5 गोली या 2 बूंद। उसके बाद है आर्सेनिकाल 30, ये भी आपको दिन में एक ही बार लेनी है 5 गोली या 2 बूंद 7 दिन के लिए। उसके बाद है नक्स वोमिका 6, ये आपको रात को सोते टाइम पे ही लेना है, हर रोज़ 7 दिन के लिए, 5 गोली 2 बूंद। उसके बाद है FP टैब, ये आपको 2
या 3 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है ऐसे लोगों के लिए है जिनको बहुत सारे पाइल्स है, मतलब पाइल्स का गुच्छा बन गया है, बंच बन गया है। तो इसके लिए एसिड नाइट्रिकम 30, हेमेमेलिस 30 दोनों दिन में 3 बार 7 दिनों के लिए 2 बूंद या 5 गोली। उसके बाद है एलोस 30, यह आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम, 5 गोलियां या 2 बूंद। उसके बाद है नक्स ओमेगा 6, आपको रात को सोते टाइम पे लेना है, 2 गोली या 5 बूंद। और एफपी टैब 2 या 3 गोलियां दिन में 2-3 बार आपको लेना है। दोस्तों मैंने जो आपको कॉम्बिनेशंस बताया है उसे आप गौर से सुने, चाहे तो रिवाइंड करें, फिर से देखें या डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। आपके जो सिम्टम है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है वो आप देखें, वही कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें। दोस्तों इस फार्मूला से आपको पहले दिन ही, मैं कुछ हफ्तों की या महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले दिन ही आपके सिम्टम्स में रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आपका दर्द जलन पहले ही दिन कम होना चाहिए, होता है, हमने देखा है। ब्लीडिंग 2 दिन में 3 दिन में मैक्स आपका कम होना चाहिए, रुकना चाहिए। और कुछ हफ्तों, 1 हफ्ते के अंदर आपका जो पाइल्स का साइज है वो भी कम हो जाता है इन कॉम्बिनेशंस की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं उस कारण की जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा मन कितना स्ट्रांग होता है, हमारा मन कितना कैपेबल होता है। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है दोस्तों, उन सब का ओरिजिन, उन सब का उगम हमारे दिमाग में होता है, हमारे ख्यालों में होता है, विचारों में होता है, स्वभाव में होता है। ये विचार, स्वभाव, टेंशन, स्ट्रेस जब तक एक लिमिट में रहते हैं तब तक वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तब ये सारे टेंशन, स्ट्रेस, फीलिंग्स, इमोशंस, टेंशन जो भी है ये बीमारी का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही पाइल्स के पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पाइल्स के पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण है, अगर आप लुइस है का बुक देखें उसमें भी ये दिया है। तो वो कारण क्या है, वो फीलिंग क्या है जिसकी वजह से जिन लोगों में ये फीलिंग, ये इमोशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो इमोशंस क्या है? पहला है फियर ऑफ डेडलाइन। मतलब क्या, ऐसा लगता है कि हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे पास वक्त कम है। एंगर ऑफ द पास्ट, जो बीते समय में कुछ चीज़ें हुई है उनका गुस्सा है अगर आप में है। परसिस्टेंटी, अफ्रेड टू लेट गो, वो चीज़ें अगर आपसे छूट नहीं रही है, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, चल रही है। फीलिंग बर्डन, आपको बहुत, आप प्रेशर के अंडर हो, बहुत आप पे प्रेशर है, बर्डन है, ऐसा अगर आपको कंटिन्यूसली लगता रहता है, ये कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है जो अगर लंबे समय तक आपके दिमाग में चल रहे हैं तो ऐसे लोगों को पाइल्स होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अब इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरे ओबेसिटी के वीडियो में भी मैंने ये बताया है कि इन नेगेटिव फीलिंग्स को आपको पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ रिप्लेस करना होगा, आपके माइंड को ट्रेन करना होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको वो पॉजिटिव फीलिंग्स बता देता हूँ जो आपको इन नेगेटिव फीलिंग की जगह रिप्लेस करना है। पहला है आई रियलाइज ऑल दैट इज अनलाइक, सॉरी, आई रिलीज ऑल दैट इज अनलाइक लव। मतलब ऐसी कोई भी भावना मैं अपने मन में नहीं रखना चाहता जिसमें प्यार नहीं है, खुशी नहीं है।
ऐसी सारी बातें छोड़ दीजिए जिससे आपको दुख होता है। देयर इज टाइम एंड स्पेस फॉर एवरीथिंग आई वॉन्ट टू डू। मुझे जो भी करना है या मैं जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए अभी भी समय है और वो चीज़ें होने वाली है। ये दो भावनाएं, ये दो पॉजिटिव थॉट्स आपको आपके मन में लाने हैं। दोस्तों, ये आप कर कैसे सकते हैं, क्योंकि ये बताना इजी है, आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट या डिफ़िकल्ट चीज़ अगर किसी लिए कुछ हो तो अपने मन को ट्रेन करना है, निगेटिविटी को निकालना है। इसके लिए मैंने अपने ओबेसिटी के वीडियो में भी बताया था कि आप रोंडा 1 की किताबें यूज़ कर सकते हो, सीक्रेट, मैजिक, पावर। इनमें आपको आपके दिमाग को ट्रेन करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में डालने के लिए एक्सरसाइजेस बताई गई है, वो आप कर सकते हैं। ये अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको पाइल्स तो ठीक होगा ही, साथ में आपके दिमाग में जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो लिमिट के अंदर रहना शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। अगर बीमार होते भी है तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जितना महंगा आपको वो बीमारी पड़ना है उतने महंगा वो आपको नहीं पड़ेगा। ये करने का, ये पॉजिटिविटी लाने का, अपने मन में जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस करने का एक और तरीका है जो मैंने अपने ओबेसिटी के वीडियो में भी बताया है, वो है मेडिटेशन, विपश्यना। हमारे कंट्री में बहुत सारे मेडिटेशन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे मेडिटेशन के प्रकार हैं। आप इनमें से आपको जो सूटेबल लगे वो फॉलो करें और इन चीज़ों की वजह से अपने मन को ट्रेन कर लें। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ विपश्यना, क्योंकि मैंने उसका अनुभव लिया है और उसकी वजह से आपको एक्सट्रीम्स पे जाना कम होगा, थॉट्स के एक्सट्रीम्स पे जाना आपका कम होगा, जिसकी वजह से आपको बीमारी आना भी कम हो जाएगा। जो पिछली बीमारियां आपको है वो भी निकल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बीमारी के साथ, उसके होम्योपैथिक इलाज के साथ, उसके मनोवैज्ञानिक कारण और उसके सॉल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।